अभ्युदय योजना अलीगढ़ की नीट बायोलॉजी क्लास में मैं बायोलॉजी फैकल्टी से उपेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, पिछले 4 टर्म से हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो लेके चल रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बायोकेमिस्ट्री। जैसे मैं हमेशा बताता रहा हूं आपको कि बायोकेमिस्ट्री जो है बायोलॉजी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही आपको दूसरी जगह और काम करता है, वो करता है केमिस्ट्री में। वहां पर भी आपका अवर फूड के नाम से कोई टॉपिक रहा है पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां हमें ये सारी चीजें थोड़ा सा डीप वे में स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन बेस जो बनता है वो वही बनता है जो हम लोग यहाँ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया वो स्टडी किया कि मैक्रोमोल, फटाफट में एक काम करते हैं। आज हमने डिसाइड किया है कि हमें थोड़ा फीडबैक मिल पाए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। इसी उद्देश्य से हमने क्या है कि आज के सेशन को 2 में डिवाइड किया। एक तो फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं और दूसरी चीज जो है कुछ प्रॉब्लम्स लेकर चलते हैं जो आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछी गई है। तो अभी आप अगर रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं, क्योंकि आज बारिश की वजह से यहाँ पर नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर आप रेस्पॉन्स कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग रेस्पॉन्स कीजिएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी तरफ से दीजिए जो भी प्रोबेबल हो सकते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। यहां पर हम लोगों ने लेके चले कि बायोमोलिक्यूल को फटाफट चलेंगे। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, इट वाज अ मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, एक कैटेगरी बनाई थी हमने कि जिसके बेस पर इनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। वो था कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स वो हुए जिनका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, उसको हम लोग लेके चल रहे थे। इट वाज इन द रेंज ऑफ 18 से 800 के रेंज में होता था या 1000 के नीचे होता था, ठीक है ना। डाल्टन यूनिट याद रखिएगा। इस रेंज में अगर था तो उसको हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स कह दिया था, सॉरी माइक्रोमोलिक्यूल्स कह दिया था। मैं इसको सही कर देता हूँ, इट वाज माइक्रो एंड इट इज मैक्रो। और अगर अब आप 1000 अगर था तो क्या था, उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स में कर दिया था। ओके, 1000 डाल्टन से, मतलब 1000 से 10000 के डाल्टन के बीच की अगर रेंज है तो उसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते थे, ठीक है ना। यहाँ एक छोटी चीज और लेके चले थे कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो हमने कहा था कि दे फॉलो द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स होते हैं मोनोमर यूनिट्स के, क्लियर। तो पॉलीमर्स हैं, तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई मैक्रोमोलिक्यूल्स किसके होंगे, प्रोटीन्स के भी होंगे। माइक्रोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स की बात करेंगे हम लोग, और मैक्रो में जो है इसकी जो लॉन्ग चेन बन जाएगी प्रोटीन, उसको लिए बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में यहाँ पर जो मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनको यहाँ लेके चलेंगे हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जबकि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वहां पर हम लोग बात करेंगे उनकी, जो कि आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है ना। और कुछ एक्सेप्शनल वे में मैंने बताया था आपको कि होता क्या है, आपके लिपिड्स जो है, फैट्स हैं, क्योंकि इनमें पॉलीमराइजेशन नहीं होता, इसीलिए इनको हम लोग कहां लेके चलते हैं, इनको हमेशा हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो हुए उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहता है, इसलिए उनको भी जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं, डीएनए, आरएनए जो भी है। फटाफट से बात करते हैं, एक एक कैटेगरी लेके चलते हैं। आपने बताया था कि प्रोटीन को हमने कहा कि यूनिट्स जो होती हैं अमीनो एसिड्स होती हैं, बॉन्ड जो बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड की खास बात ये है कि एक अमीनो एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे। हमने बताया था इसकी एक तरफ क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा NH2 ग्रुप, दूसरी तरफ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा COOH ग्रुप। यहाँ पर क्या है कि इनके बीच में जो है बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, यस। तो क्या होगा कि उस कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस टाइप का जो है, मेरा मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और अल्टीमेटली वो जुड़ता चला जाएगा। तो इस तरह से उनके बीच का पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे और एमिनो एसिड जो जुड़ करके क्या बना देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे। अच्छा, हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो बताया कि मैंने वहां पर स्पेशल बॉन्ड्स जो बनते हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स वहां भी ऐसे ही रहता है कि कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप जो है, 2 OH ग्रुप्स के बीच में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं उनके बीच में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ओके, तीसरे जो स्पेशल बॉन्ड्स बात की थी हमने फैट्स के बारे में। फैट्स के अंदर हमने आपको बताया कि जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बनते हैं आपके
क्या नाम है, एस्टर बॉन्ड टाइप्स के। ओके, चलिए, क्योंकि जब बताया मैं आपको कि फैट्स क्या होती हैं, लिपिड्स होते हैं, क्या नाम है आपका, एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, एस्टर बनता है, और यही एस्टर जो है आपके फैट डेरिवेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द एस्टर बॉन्ड। तो तीन तरह के बॉन्ड्स के बारे में स्पेशली बात की हमने। एक हुआ पेप्टाइड बॉन्ड, दूसरा जो बात की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तीसरा जो बात की आपसे एस्टर बॉन्ड के बारे में, चौथा जो आपसे बात किया था वो हमने बात किया कि इनके अलावा एक डीएनए, अब यहां बात करें पेप्टाइड बॉन्ड कहां थे, बिटवीन एमिनो एसिड्स, ग्लाइकोसिड बिटवीन मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, इसके अलावा एस्टर कहां बने, इन फैट्स बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हुआ। क्लियर है आपको? अब आगे अगर हम लोग बात करें कि ये पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक और एस्टर बॉन्ड, इसके अलावा हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड के साथ में, तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड के केस में कई सारे बॉन्ड्स बन गए थे। मैंने आपको बताया भी था कि कहीं पर इसमें एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे, यस, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ एस्टर बॉन्ड भी बन जाते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनेंगे, एक सेकेंड, इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो मैंने बताया था कहां होगा, इन न्यूक्लियोसाइड, ध्यान आ होगा आपको। और ये जो बन जाएगा एस्टर बॉन्ड कहां बनेगा, न्यूक्लियोसाइड में, कहां, शुगर एंड प्लस जो आपके बेस होंगे इनके बीच में जो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोसाइड्स का, और एस्टर बॉन्ड जो बनेगा दैट विल फॉर्म बिटवीन इनसाइड द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के केस में क्या है, एक स्पेशल एस्टर बॉन्ड बन जाता है। अब आप ऐसे कह देते थे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलाकर के क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड बना देंगे, जहां पर क्या होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनता है। ओके, ओके, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड हुए जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पीछे डिस्कस किए थे। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि रिवीजन में हम लोग लेके चलते हैं एक एक को। हमने बात की थी आपसे प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन को फटाफट लेके चले। तो आपने बताया किसने नाम दिया, क्यों दिया, वो सब चीज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जस्ट मिनट प्लीज, मतलब मैं क्या, जिला पंचायत समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायत समाज कल्याण, वहीं मिल रहे ना ऊपर। तो ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे प्रोटीन की, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, अर्जेंट कॉल था। तो प्रोटीन्स के बारे में हम लोग बात किए, तो क्या होगा, अमीनो एसिड्स मिलकर के बनेंगे, और जरूरी था कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी करनी पड़े। और यहाँ अमीनो एसिड्स के बारे में हमने बात की आपसे कि यहाँ पर जिटर आयन क्या होता है, ठीक है ना, एम्फोटेरिक कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, ओके। इसके अलावा हमने यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन लिया था, क्लासिफिकेशन, यस, ऑफ अमीनो एसिड्स। बहुत तरह के अमीनो एसिड्स बताए थे, आपसे बताया कि एसिडिक कौन कौन से होंगे, बेसिक कौन कौन से होंगे, इसके अलावा न्यूट्रल कौन कौन से होंगे, ये सब आपको ध्यान होगा। इसके अलावा स्पेशल आपसे मैंने बात की थी कि सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से होंगे, जिनके अंदर सल्फर होती है, ओके। बाकी इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि एरोमेटिक नेचर के कौन कौन से होंगे। ये सारी चीजें आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और इसके अलावा एल्कोहल कंटेनिंग कौन कौन से होंगे, एल्कोहलिक सिंपल टाइप कौन कौन से होंगे, यस। और बाकी हम लोग बात कर रहे थे कि एसिमेट्रिक कौन सा होगा, एसिमेट्रिक अमीनो एसिड्स। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज थी इनकी, जिसको हम लोग वहां डिटेल में स्टडी किए थे 16 जुलाई वाले लेसन में। फिलहाल में इन कैटेगरीज के अलावा हमने बात की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपने कहा था कि हम लोग इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें बताया था कि एमिनो एसिड्स लीनियर वे में लगातार पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं।
दूसरा मैंने बताया था कि अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने बताया दो तरह की होगी, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और दूसरा जो होता है इट इज कॉल्ड एज द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह दो स्ट्रक्चर बन जाती है। अल्फा हेलिक्स के लिए मैंने ये भी बताया था कि इट विल बी द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, ओके, इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स। चलिए, इसके अलावा हमने बात की थी इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स हम लोग यहां पर डिस्कस किए। ओके, तो इतना हो गया है। इसके बाद में अमीनो एसिड्स के नॉर्मल यूजेस क्या हुए, प्रोटीन्स के पर्टिकुलर यूजेस क्या हुए, क्लासिफिकेशन सिंपल कैसे हुए, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट में दो चीजों के ऊपर फोकस था, एक तो था इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर और दूसरा जो था इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। यस, हमने बात की कि स्ट्रक्चर, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग एंजाइम्स की बात किए थे। स्ट्रक्चर को लेकर के हमने बताया कि जो नॉर्मली स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को कैसे पहचान पाएंगे। अब चाहे प्रवृत्ति की कौन सी जो शुगर होती हैं और क्या चाहिए कि ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की कौन कौन सी शुगर हुई, उन सबको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर को लेकर के हमने बात की आपसे कि इसकी स्ट्रक्चर में हॉवर्थ स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे कि अल्फा है या बीटा है या लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। यस, तो ये सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे विद इन द कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन में हम लोग लेकर के चले थे इनको, जो ब्रीफली क्लासिफाई किया था कि एक तरफ आपने कहा कि मोनोसैकेराइड्स होते हैं, फिर दूसरी कैटेगरी रखी थी आपने ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, फिर तीसरी कैटेगरी जो रखी थी वो पॉलीसैकेराइड्स की रखी थी। मोनोसैकेराइड्स में आपने कहा कि मोनोसैकेराइड्स को हम ऑन द बेसिस, जनरल फार्मूला क्या होगा इनका, on the basis of the number of carbon involved in formation of monosaccharides। मोनोसैकेराइड इसलिए कहा था आपने कि क्या कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसके बाद में इसका जो रेशियो है वो CH2O की पावर n वाला जो फार्मूला है उसको फॉलो अप नहीं करेगा, ठीक, उससे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ हमने शुरू की थी, अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्राइओस कहा था, 4 है तो उसको टेट्रोस कहा था, एंड पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस, ये सब करके बात की। हमने कहा था आपसे कि दो चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। नंबर 1 इट वाज द पेंटोस शुगर एंड नंबर 2 इट वाज द हेक्सोस शुगर। यस, चलिए, अब पेंटोस शुगर में मैं आपसे बोला था कि दो हैं, एक तो राइबोस शुगर है और दूसरी जो है दैट इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर। इन दोनों को जो है डिटेल में लेकर के चला, कहाँ मिलती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, इनकी वेरियस फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये सारी बातों को हमने जो है डिटेल में यहाँ पर स्टडी किया था। हेक्सोस शुगर में हमारा जो फोकस था मेनली ओवर द ग्लूकोज था। इसके अलावा हमने थोड़ा फ्रक्टोज के बारे में भी जाना, थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज भी जाना। यस, बाकी के जाइलोज में अरेबिनोज के बारे में केवल पढ़ा हमने, ज्यादा डिटेल में हम लोग वहां पर नहीं गए। यस, अच्छा, तो इसके बाद में यहाँ बहुत ज्यादा स्पेशल जो था वो ग्लूकोज के ऊपर था। ग्लूकोज को आप बहुत डिटेल में पढ़िएगा, कारण ये है कि ये आपको केमिस्ट्री में इसके ऊपर एक आपका आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री, और जिसमें हम लोग आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां इसकी स्ट्रक्चर जब तक आपको क्लियर नहीं होगी कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, कभी कभी वो यहाँ पर आपकी बायोलॉजी में पूछ ले जाते हैं, नीट बायोलॉजी में या इंजीनियरिंग में तो अक्सर आ जाते हैं इस तरह के सवाल। खैर, अच्छा है, इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक ऐसा है जो आप उनसे बेहतर जानते हैं। ओके, केमिस्ट्री का ये जो आपका बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन है ये आपके पास ज्यादा अच्छा होना चाहिए एज कंपेयर टू द अदर आईआईटी एस्पायरेंट्स। ओके, चलिएगा, तो इसके अलावा हम बात की थी ओलिगोसैकेराइड्स की, और यहाँ हमने बात की थी कि जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं बेसिकली वो बनकर बने होते हैं मोनोसैकेराइड्स के आपस में जुड़ने से विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक से जब वो जुड़ जाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स, सॉरी क्या नाम है, मोनोमर यूनिट्स, तो क्या होगा, दो जुड़ेंगे तो आपका एक बॉन्ड लगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और वो बन गई डाइसैकेराइड। इसको क्लासिफाई किया था कि डाइसैकेराइड हो सकता है, ट्राइसैकेराइड हो सकता है, टेट्रासैकेराइड, ये सब चलता रहेगा। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग 8-10 तक ले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आपको मतलब जो रखना है केवल और केवल फोकस करना है डाइसैकेराइड के ऊपर।
डाइसैकेराइड को डिटेल में लेना है। अबाउट द 3 तरह के डाइसैकेराइड्स हैं आपको स्टडी करने हैं। इट वाज द लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। इनके सोर्स क्या हुए, स्ट्रक्चर क्या हुई, कौन सा बॉन्ड बनेगा और इनकी जो यूनिट्स हैं उसमें कौन सी होंगी, अल्फा टाइप है कि बीटा टाइप ग्लूकोज है या ग्लूकोज के अलावा कुछ और भी है। जैसे आपको मालूम ही है सुक्रोज है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर के बनता है, इसी वजह से इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। इन्वर्जन का फिनोमेना होता है नॉर्मल भी। अच्छा, और ये मैं आपको बताया था कि यहाँ पर दोनों दोनों मिल जाएंगे तो क्या है कि इसके ब्रेक होने पर कहना चाहिए कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आएगा। डाइसैकेराइड्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी आपको, डाइसैकेराइड्स में केवल और केवल सुक्रोज है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। ओके, बाकी इसके अलावा हम लोग आगे बात करें सारे सारे पॉलीसैकेराइड्स को इन अ जनरल सेंस। कोई भी आपको पॉलीसैकेराइड मिल रहा है तो आप कह दीजिएगा को आप बंद करके लगा दीजिएगा कि दैट वुड बी क्या नाम है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यस, बाकी इसके अलावा जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं और सारे मोनोसैकेराइड्स हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, ये आपके रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए, तो मैं आपको बताया डाइसैकेराइड में हमें डिटेल में जाना है, बाकी ट्राई टेट्रा पेंटा वेंटा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, खास बस मालूम होना चाहिए होता है क्या होते हैं उससे मतलब नहीं। आपको डाइसैकेराइड में हमने कहा कि यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर हो गया। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स पे ज्यादा डिटेल में लेकर के चलना है, कहां पर मिलते हैं, क्या होते हैं, इनको आपने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। इट वाज द होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यस, होमोपॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर एक जैसी थी, हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसके अंदर देखिए होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब ये हुआ मैं आपको वहां भी बता चुका हूं डिटेल में कि उसके अंदर सारी की सारी यूनिट जो होंगी वो किसकी होंगी, कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स होंगी। ठीक है ना। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब ये हुआ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा यानी मोनोसैकेराइड्स के अलावा कोई और केमिकल भी कंपाउंड भी बीच में आ सकता है। क्लियर। एग्जांपल्स बताए थे कि होमोपॉलीसैकेराइड में जितने भी बायोलॉजिकल पॉलीसैकेराइड्स पढ़े हैं आपने, आप उनको ले लीजिएगा, जैसे सेल्यूलोज है, जैसे स्टार्च है, जैसे ग्लाइकोजन है, जैसे काइटिन है, और भी कई सारी चीजें हैं या इनके डेरिवेटिव्स हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। जैसे कि स्टार्च का डेरिवेटिव आपका इन्यूलिन की फॉर्म में होता है। यस, बाकी इनकी स्ट्रक्चर्स भी आपको थोड़ा सा समझनी थी, बनाने से कोई खास मतलब नहीं है कि कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज है, अल्फा 1,2 लिंकेज है, या फिर बीटा वाले जो लिंकेज है 1,6 है, 1,4 है, किसी में स्ट्रेट चेन होती है, किसी में ब्रांच चेन होगी, किसी में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगी, कहाँ रहता है, किसका मतलब उसका रोल क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, वो सारी बातों को हमने यहाँ पर स्टडी किया था। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि उनकी स्ट्रक्चर एग्जांपल्स जो हैं वो आपको जरूर मालूम हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोनिक एसिड होता है, इसके अलावा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है और डी ग्लूकोसामीन होता है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोसामीन्स। ओके, ये सब अमीन्स वगैरह क्या होता है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये हमने सारी बात की किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फिर हमने आपसे कहा था कि फैट्स के बारे में, तो फैट्स में बताया आपको कि मोनोसैकेराइड्स क्या, मोनोग्लिसरॉइड्स क्या होते हैं, ग्लिसरॉइड्स क्या होते हैं कि आपका ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल मतलब 3 कार्बन CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरीन का जो डेरिवेटिव बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल को यानी अल्कोहल कंटेनिंग, और उसके बाद में उसको जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे साथ में रिएक्शन कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, दैट विल फॉर्म एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड बनेगा। और इस तरह से जो है अगर एक रिप्लेस होगा तो हमने बताया था आपको कि मोनोहाइड्रेट वो हो जाएगा क्या नाम आपका, मोनोकार्बोक्सिलिक वो मोनोग्लिसराइड, 2 अगर रिप्लेस हो रहे हैं तो डाइग्लिसराइड, और अल्टीमेटली जब 3 रिप्लेस होते हैं तो उसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इसको डिटेल में हमने बात की थी आपसे कि ट्राइग्लिसराइड अक्सर आप जो ब्लड की रिपोर्ट्स देखते हैं, जो हाइपरटेंशन हाई बीपी वाली समस्याएं आती हैं, वहां पर ट्राइग्लिसराइड का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हमने आपसे बात की कि गुड फैट्स क्या होती हैं, बैड फैट्स क्या होती हैं, और पर्टिकुलरली द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी जो है लिपिड्स का एक डेरिवेटिव है। मैं बता आपको कि सिंपल लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड 2 तरह के लिपिड्स होते हैं, जिसमें डेराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं उसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, स्टेरॉल्स हैं, ये सब के सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। किसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कल पूरे दिन जो डिस्कस किए थे कल वाले लेक्चर में 19 तारीख वाले में, तो इट वाज एंजाइम्स।
एंजाइम को बड़ा डिटेल में लेकर के चले कि क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्टिकुलरली जो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंटली वो ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं। हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, बीमैक्स के बारे में जाना था, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है उसके बारे में स्टडी किया। इफेक्ट क्या रहेगा, क्या रोल बनेगा, किस तरह का ग्राफ बनेगा इन केस ऑफ द पीएच एंड द टेम्परेचर एंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इन सब चीजों को लेकर के क्या उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, हमने बात की थी। एंजाइम की थ्योरीज हैं अलग अलग तरह की, उन थ्योरीज पर भी हमने चर्चा की थी, स्पेशली दो थ्योरीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी। इट वाज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड एमिल फिशर की, और दूसरी जो थी इट वाज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ कॉस्टलैंड। यस, कहाँ रहता है, कैसे है, और इसके अलावा हम लोग कल डिस्कस किए थे कि एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है। एंजाइम इनहिबिशन में तीन तरीके बताए थे आपको, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टैटिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टैटिक मॉड्यूलेशन जिसको कि हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है ना। बाकी एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन था, उनका नोमेनक्लेचर था, कैसे डिवाइड करते हैं, आपको क्लासिफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला भी बताया था। इट वाज वो क्या उसका OTHLIL, यस, एक फॉर्मूला बताया था। तो 6 उसके जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं एंजाइम्स की, आपको इजीली याद हो जाए। आप थोड़ा सा फोकस जरूर कीजिए, देखिए कंटेंट ज्यादा है, मैं समझ सकता हूं, और बायोलॉजी में तो स्पेशली हम लोग बात करें तो लाइफ साइंस के अंदर कंटेंट लिटरेचर बहुत ज्यादा रहता है, और आपको याद रखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। यहाँ पर फार्मूलाज बहुत कम है, लेकिन समस्या यह है कि लिटरेचर बहुत ज्यादा है, तो आपको खुद के अपनी ट्रिक्स डेवलप करनी होगी, हाउ टू गेट रिमेंबर देम, उनको याद कैसे रखें जिससे कि गलतियां ना हो। एक ट्रिक मैंने आपको और बताई थी रिगार्डिंग द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन लेकर भी चले हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की 10-10 होती हैं। अब कैसे होगा, आप एक कैटेगरी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, वहां अगर गलती नहीं होगी तो दूसरी वाली अपने आप आ जाएगी। यानी कि नॉर्मली क्या क्वेश्चन आपको आएगा, अभी भी मिलेगा कि which of the following is not an essential amino acid, yes, या सिंपल आपको कह देगा पिक द ओड वन, इनमें से जो ओड है उसको आप अलग आउट कर दीजिएगा। यस, तो आप इसेंशियलिटी और नॉन इसेंशियलिटी के बेस पर यस प्लीज एक सेकंड। चलिए कंटिन्यू प्लीज। तो ये आपको इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर उसको रिवाइज किए अब तक, जितना भी लिटरेचर हम लोग अब तक पढ़े हैं पिछले 4 दिनों के अंदर। तो आज के लिए जैसे मैं आपको बताया था कि आफ्टर अ शॉर्ट रिवीजन, बाकी 1 घंटा हमें जो इन्वेस्ट करना है वो करना है किसके ऊपर, कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो मैं आपके नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कुछ नीट बनने से पहले था, मैंने जब तक ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग कॉलेजेस का अपने एग्जाम हुआ करता था, अलग अलग स्टेट्स का था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से लिए गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके रिसेंट ईयर्स के हैं, जब से आपका नीट डेवलप हो गया है। तो यहाँ ऐसा कुछ खास नोट करने का नहीं है, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उनके आधार पर आप चाहे इसको फिर दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि जब आप प्रॉब्लम्स करने बैठे, ये प्रॉब्लम कराने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पढ़ते तो आप जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आगे आप पढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला सब बोलते जा रहे हैं। जब तक प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करने बैठते हैं तो क्या होगा, दिक्कत आएगी इस बात की कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसी कंफ्यूजन से उबारने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए बीच बीच में ये प्रॉब्लम्स हम लोग लिया करेंगे। चलिए, सो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस रखिए, आंसर अपने आप दीजिए, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ईमानदारी केवल और केवल अपने आप से रखना है। नेक्स्ट क्लासेस से अभी सर से बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्लासेस से अगर नेटवर्क प्रॉपर रहेगा तो आपके लिए लाइव सेशन की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन दूंगा और आप वहां से आंसर भेजेंगे अपने घर बैठे हुए, और उसी बेस पर हमें पता रहेगा कि कौन जो है कितना सही एक्यूरेसी से काम कर रहा है।
Okay, so without wasting a single moment, we are just going to discuss few problems from the competition paper. चलिए अभी यहाँ एक लेके चलते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया हूं जिससे कि थोड़ा सा छोटा हो जाए। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं नीट से। ये पूछता है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में से हम लोग लेते हैं। इट इज ऑप्शन ए, इट इज हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल ग्रुप। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है इन्होंने, इट इज कार्बोनाइल एंड मिथाइल ग्रुप, यस। तीसरा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है सी है, इट इज कार्बोनाइल एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप। और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है, इट इज कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है? ओके, सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जब तक आप इस पर दिमाग लगाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर पूछा है कि विच इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग is heteropolysaccharide। यस, इसमें से हेटेरोपॉलीसैकेराइड कौन है? ठीक है ना, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए, इट इज सेल्यूलोज। ऑप्शन बी, it will be starch. Option C, it will be hyaluronic acid, hyaluronic acid. And option D, it is glycogen. Yes, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका ये महाराष्ट्र पीएमटी का है। आगे लेके चलते हैं, हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड विद इन द क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपकी ऑल इंडिया पीएमटी से लिया गया है। एक्सोस्केलेटन ऑफ arthropods is polymer of what? इसके ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं, इट इज, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लाइपोग्लाइकन, दूसरा आता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, तीसरा जो आता है इट इज, क्लास है लेकिन
तो आप ग्रुप में जो नया ग्रुप बनाया उसमें मैसेज डालना है, ठीक है। नेटवर्क की दिक्कत आती है इस वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, तो इट वाज लाइपोग्लाइकेन, yes, and second option was N-acetyl glucosamine, third D-glucosamine, and option D, it is sulfate of keratins, yes। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, दिमाग लगाते रहिए आप लोग और उसके बाद में ईमानदारी से अपने आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको ईमानदार रहने की जरूरत है खुद से, अपने आप से। और उम्मीद कर रहे हैं तभी आप लोग जो है कंपटीशन को निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिएगा, इट इज cellulose is polymer of इसका मतलब इसकी जो यूनिट्स हैं, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है ना। क्या होगी, हम लोग लेके चले, ऑप्शन ए दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज, ऑप्शन बी इट इज बीटा डी ग्लूकोज, ऑप्शन सी इट इज अल्फा डी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी इट इज बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके चलते हैं, इट इज which is non reducing, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नॉन रिड्यूसिंग कार्बो, या इसको बोला होगा नॉन रिड्यूसिंग, हाँ ठीक है, शुगर कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहने की बात है, कार्बोहाइड्रेट, यस। इसमें दिया हुआ है नंबर ए, इट इज maltose, number B it is sucrose, number C it is lactose, ये कंफ्यूजन भी है, ओके। और जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है, चाहे कोई हो, चाहे आजकल एनटीए है, उसका काम ही है कि आप लोगों में क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करना, यस। यही कारण है ना कि बायो की मेरिट इतनी ऊंची चली जाती है। हमने देखा है कि स्कोरिंग जो है मोस्टली, मैं किसी रेयर की केस में बात नहीं कर रहा हूं, बायो 50% वेटेज है, ओके, और आपने देखा है कि स्कोरिंग बहुत ऊपर चले जाती है। इसी वजह से क्या है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है। राइबोस 5 फॉस्फेट, यस। अभी 5 क्वेश्चन हमने इधर ले लिए, बाकी 5 क्वेश्चन उधर लेता हूं, फिर 10 क्वेश्चन के बाद में इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चंस लेके चलेंगे। नेक्स्ट लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इट इज क्वेश्चन पूछा कि विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट। ये स्पेशली मैं आपको बताऊंगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा उनको मशक्कत करनी पड़ेगी। उस समय उन्होंने आलस कर लिया, 11th 12th में अगर वो अपना पैटर्न इंग्लिश में चेंज कर लेते तो अभी थोड़ी दिक्कतें कम आती, लेकिन फिलहाल मैं आपको
थोड़ा सा इंग्लिश को भी डीपली समझना पड़ेगा कि उसकी लैंग्वेज पूछ कर रहा है, ठीक है ना। अच्छी बात है, कंपटीशन में आपको जो है हिंदी भी साथ साथ दे दी जाती है क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी जो है मोर ऑथेंटिक, मोर क्लियर जो वर्जन होता है वो इंग्लिश का रहता है। इसलिए कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप किसी अपनी तैयारी जैसे भी करें, चाहे हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, लेकिन इंग्लिश को आप क्लियर जरूर करते रहिएगा। है जो टर्मिनोलॉजी है, नॉट द टेक्निकल टर्म्स, नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ग्लाइकोजन। यस, यहां लेके चलेंगे, यानी कोई कैरेक्टरिस्टिक जो ग्लाइकोजन का नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इट इज होमो पोली सैकराइड, शॉर्ट में लिख दिया हमने। दूसरा लेके चले कि एक कैरेक्टर ये हो सकता है कि हेटेरो पोली सैकराइड। तीसरा कैरेक्टर ये हो सकता है कि इट इज अ ब्रांच्ड चेन पॉलीसैकेराइड। ये पोली का मतलब पॉलीसैकेराइड से। और डी में लेके चलते हैं, इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यस, चलिए अगला लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और विद द क्वेश्चन नंबर 7 हम लेकर चलते हैं कि विच इज नॉट एन एल्डोज शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट एन एल्डोज शुगर। यस, तो इसमें जो आपको ऑप्शंस देगा, ये लेगा ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें फ्रक्टोज, तीसरा जो लेकर भी चला है राइबोस, और चौथा जो है मैनोज। ओके, अगला लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। काइटिन इज अ पॉलीमर कह दीजिएगा चाहे तो, पॉलीमर ऑफ, नहीं, पॉलीमर हैविंग ऑप्शन दिया है आपको, ए सल्फर, बी मोलिब्डेनम, सी नाइट्रोजन, एंड डी इट इज फास्फोरस। नेक्स्ट लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following, हम सिंपल कर देते हैं, which is a homopolysaccharide, homopolysaccharide। यस, जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो होमोपॉलीसैकेराइड है। इसमें लेते हैं हेपेरिन, इन्यूलिन, हाइलुरोनिक एसिड, एक्टिन। यस, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। यस, ग्रुप ऑफ नॉन इसेंशियल
एमिनो एसिड इज, यहाँ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड्स का नाम देगा आपको। जैसे ऑप्शन ए में लेके चलता है वेलाइन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ऑप्शन बी में लेके चलता है, आप थोड़ा सा एक चीज रखना, इनका सिंबल भी आपको याद रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं वो वेलाइन लेके वो शॉर्ट में कर दे, ये क्या है, ग्लाइसिन है, मैं केवल इसको GLY लिख के छोड़ दूं तब भी मैं गलत नहीं हूं, ठीक है ना। वही आपका क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है। कंफ्यूजन होता है जब एक ही नाम से बहुत सारे होते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि अल्फा ल्यूसीन है कि लाइसिन है या कुछ और है। तो इसमें आपको ले रहा है ग्लाइसिन, पूछा गया इस तरह से क्वेश्चन, सेराइन, प्रोलाइन एंड ग्लूटामिक एसिड। चलिए तीसरा जो सीरीज है इसके अंदर जो दिया हुआ है इट इज प्रोलाइन, ESP लिख देते हैं तो ये एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, मिथियोनिन, एंड ग्लूटामिक एसिड, यस। तो ये चार ऑप्शंस हैं। चौथे ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ है इट इज सिस्टीन, टायरोसिन, सिस्टीन, सिस्टीन, टायरोसिन, एलेनिन एंड आइसोल्यूसिन। चलिए अभी हमने क्या है जो कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपके लिए हैं कंपटीशन बैकग्राउंड से, एक करके उनको लेना शुरू कर देते हैं। देखिए आई होप आपने पहले 10 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किए होंगे, अपने आंसर्स को इन आंसर्स के साथ मिलाइए। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में कीजिएगा। एक, जिनको आपको लग रहा है कि आपको उनका आंसर आता है, जिनको सेलेक्ट कीजिए, जरूर करना चाहिए। आप जिनमें थोड़े से कंफ्यूज हैं वो भी आपको यहाँ प्रैक्टिस के समय सॉल्व जरूर करने चाहिए, लेकिन उसमें क्वेश्चन के आगे आप अपना एक मार्क बना लीजिएगा, कोई भी स्पेशल टाइप ऑफ बुलेट बना सकते हैं, स्टार बनाए, कुछ और बनाए, सर्कल कर लीजिए उसको। लेकिन जो आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा उसमें तुक्का, हाँ अपने अलीगढ़ में बोलते हैं ना कि उसमें जबरदस्ती का गैस मत कीजिएगा, जबरदस्ती का तुक्का मत मारिए, पता कुछ है नहीं, बोले ABCD में से कुछ भी कर दिया, वो टेंडेंसी बहुत गलत है। वो आपकी ना प्रैक्टिस में होनी चाहिए ना ही आपके कंपटीशन के समय होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया कि उनमें 99% फेलियर्स होते हैं और अपना वो 4 नंबर तो ले ही जाएगा, साथ में वो 1 नंबर काट के और ले जाएगा, यानी नुकसान आपको बजाय 4 नंबर का फायदा होने के 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ओके, इसलिए कभी भी जो बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, ये नहीं कि बस जबरदस्ती करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बड़ी खतरनाक चीज है। ओके, हाँ दोनों बाकी जो 2 कैटेगरी बताई है उनको जरूर कीजिएगा। खैर पहला लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट में पूछ रहा है, आपसे प्रोटीन में भी पूछ सकता है। बाकी आपने बताया कि अब तक जो आपने पढ़े हैं प्रोटीन्स हैं, एमिनो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम है, किसी भी फैक्टर में पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। यहां लेके चल रहा है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप लोगों ने केमिस्ट्री कितना सीरियसली पढ़ा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, जिसको आप एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाएगा। दूसरा दिया उन्होंने मिथाइल ग्रुप, मिथाइल वही R को लिख देते हैं आप, या CH3 ग्रुप। इधर लेके चलते हैं कार्बोनाइल एंड मिथाइल, तो आप समझिए कार्बोनाइल ग्रुप क्या हुआ, यहां इसको हम ग्रीन है, कार्बोनाइल ग्रुप क्या हुआ, ये ब्लैक है,
सिर्फ कोई बात नहीं, ये जो है इट इज द कार्बोनाइल ग्रुप। यस, और मैं आपको इनिशियली बताया भी था, जो हमारा पहला जो लेसन था 15 तारीख वाला, 15 जुलाई का, कि कार्बोनाइल ग्रुप से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें से दो से हमारा वास्ता पड़ता है कार्बोहाइड्रेट में। कौन से? एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनाइल ग्रुप आपको क्लियर हो गया। बाकी फॉस्फेट ग्रुप आप जानते हैं, फॉस्फेट ग्रुप का मतलब फॉस्फोरिक एसिड से है, और इधर लेके चलते हैं कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बाकी आपके चार ग्रुप हो तो गए क्लियर, होते क्या हैं। अब सोचिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए आप मोनोसैकेराइड को समझ लीजिएगा, जैसा मोनोसैकेराइड वैसे ही बाकी यूनिट्स है। आपको मालूम है कि नॉर्मली कार्बन की चेन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा आप कहते हैं कि इसमें जो है पर्टिकुलरली होगा आपका एल्कोहल ग्रुप्स होंगे, यानी OH यानी हाइड्रोक्सिल हो गया। अब देख लीजिएगा हाइड्रोक्सिल कहां पर है। अच्छा, तीसरा हम लोग बात करते हैं कि या तो कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड टाइप का होगा या कीटोन टाइप का होगा, और दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन रहा हो, उसके अंदर वो कार्बोनाइल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। तो अब आप इसमें ढूंढ लीजिए कहीं भी, अगर आपको कोई ऐसा दे, फॉस्फेट का कोई लेना देना है नहीं, तो फॉस्फेट का कोई मतलब ही नहीं है, ये आंसर गया। आप हमेशा ऐसा देखिए कि क्या नहीं हो सकता, पहले उसको काटते चले जाइए, क्या है आंसर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है बड़ा अच्छा एग्जांपल देकर चलते हैं कि इंडिया की कैपिटल कौन सी है, हमने फटाक देखा दिल्ली, तुरंत मार दिया पहले ऑप्शन पर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ गए, पता लगा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि चौथे नंबर पर नई दिल्ली भी दे रखा था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िए, सारे ऑप्शंस को पढ़िए। ओके, तो मैं बताया आपको कि फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये हट गया यहाँ से। बाकी यहां लेके चले, मिथाइल से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ मिथाइल है, इस वजह से ये कट गया, यहाँ मिथाइल है, इस वजह से इसको हटा दिया। अल्टीमेटली कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस वुड बी द आंसर। ओके, खुश होइए अगर आपने यही आंसर लगाया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी अब तक आपने नॉर्मली सुने हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि मतलब जो बहुत डेप्थ के हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। आपको मालूम है सेलुलोज क्या होता है। देखिए नेचर में सबसे ज्यादा मिलने वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, सबसे ज्यादा मिलने वाला कोई पॉलीसैकेराइड पूरी नेचर में अगर कोई है तो दैट इज द सेलुलोज। क्योंकि सेलुलोज जो है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पूरे जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम लोग बात करें तो प्लांट सबसे ज्यादा है, प्लांट्स के अंदर सेल सबसे ज्यादा होंगी। और आपको मालूम है जितनी भी डेड सेल्स हो जाती हैं, चाहे उसके स्टेम की हो चाहे वो कहीं की भी रही हो, उसके अंदर और कुछ नहीं बचता, केवल और केवल सेल वॉल बचती हुई है, और उस सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। इस वजह से सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द नेचर। ओके, दूसरा लेके चलते हैं, स्टार्च। आपको मालूम है कि जो फूड का स्टोरेज किया जाता है पर्टिकुलरली बाय द प्लांट्स, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा या स्टार्च के डेरिवेटिव्स होंगे। तो प्लांट का स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च की फॉर्म में, ये मालूम है आपको, ये भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हाइलुरोनिक एसिड एक नई चीज है। आगे पहुंचते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मैंने बताया था कि एनिमल्स जो हैं वो अपने फूड को, जितने भी एनिमल्स हैं, और मैं आपको ये भी बताया था 15 तारीख वाले अपने जो क्लास थी, कि ग्लाइकोजन का जो एक फॉर्म है एमाइलम स्टार, उसी की वजह से यूग्लिना को प्लांट्स ना कहकर के हम लोग एनिमल्स की तरफ खींच रहे हैं। यस, हाइलुरोनिक एसिड इसमें नया है एंड दिस इज द आंसर, याद रखिएगा। बाकी डिटेल में आप जाएंगे तो आप सेलुलोज की स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, इसमें बीटा ग्लूकोज होता है आपका, उसका 1,4 लिंकेज बनते चले जाएंगे, यहाँ भी ऐसे 1,4 लिंकेज बनेंगे। और ग्लाइकोजन के अंदर क्या होगा, वहां पर दो तरह के बनते हैं, 1,4 और 1,6 लिंकेज, क्योंकि वहां पर वो मल्टी ब्रांच स्ट्रक्चर है। ओके, ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर फाइबर्स बनते हैं। तो ये क्लियर होगा आपको सेकंड आंसर। हाइलुरोनिक एसिड स्पर्म्स वगैरह जो होते हैं, रिप्रोडक्शन जो आपका, इसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जो रिप्रोडक्शन है, यानी क्लास 12 में यूनिट नंबर 6। तो वहां आप लोग पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, वहां पर हाइलुरोनिक एसिड का रोल रहता है। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए। एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड इज पॉलीमर ऑफ। अब देखिए मैं आपको फिर बताया था, और ये शायद क्वेश्चन एएमयू में पूछा गया था, कहीं का भी रहो। अभी तो फिलहाल आपको उस चीज से ज्यादा मतलब नहीं है कि एएमयू का है कि एम्स का है, क्योंकि अब सबको मिलाकर के आपको क्या आ गया, नीट आ गया। यस, एफएम से अपने आप में
वो भी सब उसी के अंदर इंक्लूड हो गया, इंग्लिश को छोड़ दे तो ये मत सोचिए कि सर ये तो ये एएमयू का पूछा हुआ है, हमें कौन सा एएमयू में जाना है। ये बात सही है, आपको एएमयू में जाना है, गुड, नहीं जाना है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल नीट का सब कॉमन कोर पेपर बनता है, तो आपको कहीं का भी पूछा गया क्वेश्चन से अगर पूछा गया है तो उस पर जरूर फोकस करना चाहिए, और कम से कम वो तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। कोई नया रिलेटेड क्वेश्चन है तो अलग बात है। ओके, तो एक्सोस्केलेटन देखिए, यहां मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि दो सवाल, एक सवाल में दो सवाल छिपे हुए हैं। एक तो जो पूछ रहा है उसका आंसर चाहिए, दूसरा एक्सोस्केलेटन होता क्या है। आपका एक्सोस्केलेटन है, बाल हैं, नेल्स हैं, ऊफ हैं और हॉर्न्स हैं, ये सब मेंबर्स का है। आर्थ्रोपोड्स में बात किया था कि जो उसका आपका वो होता है काइटिन वगैरह जो होते हैं, केराटिन है, हमारा ये केराटिन हुआ, उधर काइटिन हुआ, तो एक तो आंसर यहीं से हुआ कि एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन का बना है। दूसरा, अब यहां बात कर रहा है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं अभी आपको बताया भी था कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के पॉलीमर डेरिवेटिव्स होते हैं ग्लूकोज के साथ में, जो मिल करके क्या बनाएंगे, काइटिन को बना देंगे। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ, यानी कि जो सेलुलोज है उसकी जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी। यस, तो सेलुलोज का इसमें एक क्वेश्चन और भी था उसी तरह का, इट वाज यस, इसमें यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, तो अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भी है। आसान इसलिए कि यहां पर इसमें से पहली बात तो फ्रक्टोज का कोई लेना देना नहीं है। फ्रक्टोज नॉर्मली ये आप जो जितने भी पॉलीमर्स पढ़ेंगे उनमें केवल और केवल डाइसैकेराइड जो सुक्रोज है उसके अंदर मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बाकी किसी से कोई खास वास्ता उसका होता नहीं है। तो ये दोनों हट गए, यानी कि दिस विल नॉट बी द आंसर, दिस विल नॉट बी द आंसर। अब बचते हैं आपके पास में अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। यस, तो जो अल्फा ग्लूकोज होता है वो आपको मिलेगा इधर, यहां पूछा है सेलुलोज के बारे में, तो यस दिस वन, बीटा ग्लूकोज विल बी द आंसर। नाउ yes sir, next we move to the question number 5। यहां पर एक पूछता है कि which is non reducing carbohydrate, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल नीट में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो as well as the reducing and the non reducing है कहीं, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, मैं यहाँ इतना डीप में नहीं जाऊंगा कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है, उसे हम लोग यहाँ डिस्कस करें। फिलहाल इतना समझ लीजिएगा, मैं आपको पहले भी बताया था। देखिए, एक चीज और होता है, कंपटीशन करना है आपने, वहां पर कोई मतलब कोई भी तरीका जिससे आपको याद हो जाए, दैट इज द बेस्ट। कोई बड़ा नया फार्मूला नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती वहां पर, यानी कि जिससे हम लोग सिंपल कर रहे हैं कि अपना कोई ना कोई टेक्निक डेवलप कीजिएगा, सेल्फ मेड टेक्निक, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज ये अभी आपको देखने में अलग अलग लग रहे हैं, बाद में मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये जितने भी होते हैं सब के सब आपको खिचड़ी बन जाएगी। मैंने आपको बोला कि जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बात करते हैं, केवल दो को अलग कर दीजिए, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को और बाकी के जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये दोनों कैटेगरी, पॉलीसैकेराइड्स मतलब स्टार्च हो, सेलुलोज हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना रहा हो, वो सब के सब कहां जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स में। मतलब ये दो कैटेगरीज जो हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की हैं। बाकी जितने भी होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे कुछ भी क्यों ना रहा हो, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, दैट वुड बी द रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर वो हुई जहां पर फ्री कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा और अल्टीमेटली वो रिएक्शन करके रिड्यूस कर देगा। आपके जो एजेंट्स होते हैं ना, वो क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट इज देम, फिलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट्स, ये सब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनके साथ में रिएक्शन करके उनको रिड्यूस करते। चलिए, तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। हमने कहा कि मैं इसकी लैंग्वेज आपको बताया भी था, लिखने के लिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया इसको। विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ग्लाइकोजन। एट्रीब्यूट का मतलब मैं आपको बताया था कि आप कहते हैं कि इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। यस, कौन सा जो है ग्लाइकोजन का लक्षण नहीं है, ये नहीं पे ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग पहले यहां से देखते हैं कि हाँ ये तो पक्का है और रिसीव लगा दिया। मैं अभी पीछे एग्जांपल दिया था आपको, यानी पहले देखिए क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है।
अक्सर ऐसी गलतियां मैंने देखा है, कई कैडेट्स बाद में आके और कई स्टूडेंट्स बाद में आकर परेशान होते रहते हैं। तो यहां उसने बात की कि भाई ग्लाइकोजन जो है होमोपॉलीसेकेराइड है क्या? बिल्कुल सही बात है, होमोपॉलीसेकेराइड है, क्योंकि सारी सारी यूनिट्स जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, तो ये तो होगा ही होगा। आपसे कहा कि ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड्स है, हाँ बिल्कुल है। तो क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, मैं बताया था आपको कि इसमें क्या होगा, आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कब होगा? कि जब उसमें सुपर कॉइलिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर में। पढ़ा था ना आपने, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, अगर स्ट्रेट प्रोटीन है तो वो फाइब्रस प्रोटीन होगी। यस, तो जो आपकी बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर हैं और ये सीमिंग में बता रहा था हॉर्न्स वगैरह हैं, उन सब के अंदर क्या होगा, सेलुलोज है, वो फाइब्रस प्रोटीन होगी, जबकि यहां पर प्रोटीन नहीं, सॉरी, फाइब्रस चेन होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहां बात कर रहे थे, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो यहां पर क्या है, ये ब्रांच भी होगा। यहां बात की थी स्टोर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बोला था कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में करते हैं या स्टार्च डेरिवेटिव्स के फॉर्म में करेंगे, जबकि एनिमल्स क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये बात भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला था ना, हेटेरोपॉलीसैकेराइड में तो आपको कुछ नए नए नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड था अभी पीछे की तरफ, यस, बाकी कुछ और भी होते हैं जो आपने जनरली नहीं पढ़े होते, जैसे कि आपको ये सारे सारे आपको, ओके। तो आंसर क्या हो गया, दिस वन। ओके, आगे ले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, विच इज नॉट एन एल्डोज शुगर। एल्डोज शुगर नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको जब बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप, दो तरह के कार्बोनाइल ग्रुप के कंपाउंड्स बनते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं बोला कि कार्बोनाइल से एक तो बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप और एक बनेगा कीटोन ग्रुप। यस, तो एल्डिहाइड और कीटोन में से नॉर्मली जो फ्रक्टोज है वो कीटोज शुगर है, उसके अलावा और बहुत सारी हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है। अभी पूछा विच इज नॉट एन एल्डोज शुगर, तो ग्लूकोज तो है एल्डोज शुगर, लेकिन फ्रक्टोज कैसा है, कीटोज शुगर। तो कीटोज शुगर है तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। काइटिन इज अ पॉलीमर हैविंग, काइटिन पॉलीमर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है खास चीज, इट इज हैविंग, सल्फर होती है इसके अंदर, मॉलिब्डेनम होता है, नाइट्रोजन होती है या फास्फोरस होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो काइटिन है ये हेटेरोपॉलीमर है और इसके अंदर क्या होगा कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यस, ये आपको मिलेगा। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये आपको जो लिखा है यहाँ पर, ये इसके अंदर ये जो एन है ये नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आपको फिर बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आपका लगभग रिपीट होगा और वो आपसे पूछेगा कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है जिसमें लिखा रहता है कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके, कार्बन नंबर 1 के साथ में जब नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा, कोई भी हो, यूरिन हो, पिरिमिडीन हो, कोई मतलब नहीं खास। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वहां भी आप लिखते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो एन का मतलब क्या है कि बॉन्ड वास्तव में नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है, कार्बन के साथ में नहीं जुड़ रहा है वो। यस, वैसे तो जनरली आपने पढ़ा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कहां बनेगा कि OH में से H ले लिया इधर आपका शुगर का जो था और इधर से जो OH ले लिया, पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया, निकल गया। यस, लेकिन वहां पर क्या है, डायरेक्ट कार्बन से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, इसीलिए पहले N लिख के चलते हैं। तो N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये दिस विल बी द आंसर, सो नाइट्रोजन होता है। फिर आगे लेके चलते हैं कि विच इज होमोपॉलीसैकेराइड। वही क्वेश्चन आ गया, पहले हेटेरो पूछा था, होमो बता दीजिएगा। तो आपकी जान पहचान के में से कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, हेपेरिन। यस, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेपेरिन मालूम है आपको, अपने लीवर से निकलता है। एक और चीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही क्लास में बताया था, पहले मतलब मेरे जब से लेक्चर स्टार्ट हुए, कि जहां भी हेपेटो टर्म आ जाती है, हेपेटो का मतलब होता है अपने लीवर से। यस, हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, हेपेटिक, लीवर से रिलेटेड। तो हेपेरिन भी कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल बिकॉज ऑफ व्हाट, आपकी बॉडी के अंदर
जो ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा है, यस, नॉर्मली फ्लो कर रहा है आराम से, वो किसकी वजह से हो रहा है? इसी की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज एंटीकोगुलेंट। ओके, चलिए, तो हिपैरिन जो है हेटेरोपॉलीमर होता है, नो डाउट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसको तो 20 बार याद कर चुके हैं, हाइलुरोनिक एसिड, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, रिप्रोडक्शन रिलेटेड है। ये भी क्या है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। यहां बात करता है पैक्टिन। पैक्टिन आपको मालूम है, जब आप लेके चलते हैं कि डिपोजिशन हो जाता है, और उसमें आपने वो पढ़ा होगा ना, दो तरह के सीजन होते हैं, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन। नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा से आपको, जब एनाटॉमी शायद आपकी हो चुकी है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, तो वहां जो आप लोग पढ़ते हैं ना कि स्प्रिंग जो वुड वगैरह बन जाती है, वहां पढ़ते होंगे कि पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या है। और हाँ, एक और चीज, साइटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल वॉल होती है, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, वो मिडिल लेविला से स्टार्ट होता है, और मिडिल लेविला के ऊपर कैल्शियम और पैक्टिन दोनों मिलकर के कैल्शियम पैक्टिन का डिपोजिशन होता चला जाता है। क्लियर? और वही मिडिल लेविला डिसॉल्व हो जाना शुरू हो जाती है जब फ्रूट्स पक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो क्या होगा कि उनके बीच की जो सेल है, सेल्स के बीच की जो मिडिल लेविला है, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? पिलपिले हो जाते हैं। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा? फ्रूट्स पिलपिले हो जाएंगे। यस, मेरा मतलब कहने का यह है कि इस पैक्टिन से भी आप परिचित हो गए, हाइलुरोनिक एसिड भी जानते हैं, हेपेरिन भी जानते हैं, इन्युलिन क्या बोला है। देखिए, यही बात मैं बता रहा था आपको, ये जो है इट इज स्टार्च डेरिवेटिव। स्टार्च का डेरिवेटिव है इन्युलिन। जैसे स्पेशली बात करें, हम लोग कहते हैं एस्पेरागस है, एस्पेरागस जिसको सतावर कहते हैं, या आप कहेंगे जैसे डायलिया है, तो उसके भी आप देखेंगे नीचे की तरफ रूट्स में क्या है? ट्यूबर्स बन जाती है, ट्यूबरस रूट्स बन जाती है, मतलब शकरकंद की तरह फूल जाती है। उसके अंदर भी क्या है? स्टोर रहता है स्टार्च। तो वो जो स्टार्च है इन्युलिन की फॉर्म में वहां पर स्टोर होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर होगा। नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता है, आप खा लेंगे तो आपको जो है ये जो पार्टिकल्स है ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, ब्लड में चले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होंगे। अल्टीमेटली क्या है, ये किडनी से भी इजीली फिल्टर होकर के निकल जाते हैं। खैर, ये अलग बातें हैं, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि इन्युलिन इज द स्टार्च डेरिवेटिव। तो यहां पर इसने सीधा, ये एम्स का क्वेश्चन है, स्टार्च को न लिख करके इन्युलिन लिख दिया है, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर देना है। गुड, आइए कम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बोला कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और अक्सर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं यहां इसको साफ कर देता हूं। यहां मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको 3 कैटेगरीज बनाई थी आपने अमीनो एसिड्स की। आपने कहा था कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स थी 10 को नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स बताया था, और उन्हीं इसेंशियल में से हमने 2 को जो है सेमी इसेंशियल की कैटेगरी में डाल दिया था। ओके, तो 10 जो इसेंशियल हैं उनको याद कर लीजिएगा, उनसे हटके कुछ भी आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगी? नॉन इसेंशियल होगी। मैं आपको एक फार्मूला दिया था, इट वाज HILLMTB पैक 10 है टोटल। ये 10 के 10 अमीनो एसिड जो है इसेंशियल कैटेगरी में आती है। बस ये सीक्वेंस तो हो गया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। H मालूम है आपको, हिस्टाडीन, I आइसोल्यूसिन, L for leucine, leucine, and this L for lysine। याद रहेगा, कभी गलती नहीं करनी क्योंकि L से बहुत बनती है। M मैं आपको उस समय बताया था, इट इज मिथियोनिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और खास बात थी कि ये सल्फर कंटेनिंग है, और एक और खास बात थी कि मिथियोनिन पहली अमीनो एसिड है जो किसी भी पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो चेन बनेगी पेप्टाइड चेन, वहां पर पहले नंबर पर अगर कुछ जुड़ेगा तो वो क्या होगा? मिथियोनिन होगा। ये भी बताया था कि इसका जेनेटिक कोड फिक्स है, AUG। ओके, इनिशिएटिव कोड हम बोलते हैं। ये सारी चीजें जब आप प्रोटीन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिक्लेयर करेंगे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये T जो है इट इज ट्रिप्टोफैन, एंड आगे लेके चलते हैं, इट इज वेलाइन। यस, यहां लेके चले, इट इज थ्रियोनाइन, it is arginine, and it is phenylalanine, yes, okay।
तो ये जो आपको मैं बुलाया कि सर ये 10 अमीनो एसिड्स बताया, ये इसेंशियल कैटेगरी में आती हैं, जिनमें से ये और टैप का ए, ये दोनों सेमी इसेंशियल कैटेगरी में चली जाती है। हालांकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आए हैं तक, लेकिन जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो आपको कुछ ना कुछ नया ढूंढ कर लाएंगे ना पेपर वाले। एनटीए ऐसे थोड़े ना अलग एजेंसी बना दी गई है इसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप देख लीजिए इस फॉर्मूले में से यहाँ क्या क्या दे रखा है। हाँ, इसमें आप देखिएगा यहाँ पर वेलाइन होता है, ल्यूसीन होता है, और ग्लाइसिन भी होता है, एलेनिन भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिए हैं ग्लाइसिन जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है, नॉन इसेंशियल नहीं है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। आगे लेके चलते हैं, ग्लाइसिन की वजह से यहाँ भी गड़बड़ होगी थोड़ी सी। ये इसेंशियल है, ग्लाइसिन, सेराइन में मैं बताया था आपको कि अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स अभी पूछे जाते हैं तो उसमें क्या आता है, सेराइन आ जाता है। खैर, ग्लाइसिन, सेराइन ये सब जो है नॉन इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। वेलाइन है, ठीक है, सेराइन ये भी हो गया, प्रोलाइन ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, हाँ ये चारों तो हैं। क्योंकि हमारे पास जो है इसमें किसी का इनिशियल टर्म को भी नहीं आ रहा। मान लो 1% आप भूल भी गए तो देखिए जी से कोई टर्म है आपका नहीं, एस से कोई टर्म है बिल्कुल नहीं है, पी से कोई टर्म है बिल्कुल नहीं है, और फिर जी से कोई टर्म है बिल्कुल नहीं है। तो आंसर तो यही होगा। ओके, बाकी कोई थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ इसने बात की कि प्रोलाइन, वैसे प्रोलाइन सही बात है, ये भी नॉन एसेंशियल है। एस्पार्टिक एसिड ये भी नॉन एसेंशियल है, लेकिन ये मिथ्योनिन आ गया जिसकी वजह से सारी चीज गड़बड़ हो गई, इसलिए ये आंसर नहीं था। यहाँ बात की सिस्टीन, टायरोसिन सही बात है, एलेनिन एंड आइसोल्यूसिन, ये आइसोल्यूसिन ने गड़बड़ कर दी। ओके, तो अब आप देख पाए होंगे कि किस तरह से इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कभी क्या करेगा कि आपको दो टेबल्स बना देगा, कॉलम ए कॉलम बी, उसके बीच में मैच लगाइएगा, मैच करके देखिएगा, लगता है आपको बहुत आसान है लेकिन गलतियां अक्सर होती है उसमें, ठीक है ना। तो अभी हमने इन 10 क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया, ठीक है ना। और अभी हमारे पास काफी टाइम है तो आइए फटाफट जो है कुछ क्वेश्चंस को और कर लेते हैं, ठीक है। उसको यूज करो, इसके बाद में जो भी अगली यूनिट होगी वहां से हम लोग शुरू करेंगे। ईमानदारी से आप इसमें बताइएगा जरूर कि आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अभी ये 10 किए हैं फर्स्ट राउंड में, इन 10 में से आपने कितनों को सही लगाया था, ईमानदारी से बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी इसकी लिंक की लाइनें खुल जाएंगी। चलिए, नोट करना चाहें तो नोट करते रहिएगा, हम थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यस, ये कहता है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट प्रीकर्सर ऑफ, cholesterol is not precursor of, yes, यहां पर आपको जो दे रखे हैं इट इज नंबर 1 बाइल, नंबर 2, और इसको ए कर लेते हैं, 2 नहीं इसको पी कर लेते हैं। ये लेके चलता है विटामिन डी, यहाँ लेके चलते हैं स्टीरॉइड, एंड नंबर 4 जो है इसमें डी, ये आता है इंसुलिन। चलिए, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा लिपिड जो बेचारा काफी बदनाम है। लोग सोचते हैं कि बुरा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ये सब तो आपने पढ़ा ही, लेकिन इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि प्रीकर्सर का मतलब मैं आपको कल भी बताया था कि प्रिमिटिव फॉर्म जो हुई उसकी, मतलब वो इनिशियल फॉर्म जो आगे मॉडिफाइड होकर के बाय गोइंग थ्रू अ केमिकल रिएक्शन इट विल गेट चेंज इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, होता क्या है कि बाइल आपने पढ़ा होगा कि वहां पर जो है पिगमेंट्स होते हैं, यस, टॉरुकलेट, ग्लाइकोलेट, ये सब जो आपने पढ़े होंगे वो सब कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होते हैं। बहुत ब्रीफ में बात कीजिए। आगे लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी में भी याद रखिएगा कि प्रो विटामिन डी बनती है और सन की जो
यहाँ पर देखिए दो बुरी चीजें जिसको आपने माना कि बुरी है लेकिन उसका फायदा कर रही है। यस, कैसे? सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यस, उस रेडिएशन की जो रेज रही उनके प्रेजेंस में हमारी स्किन का जो मेलानिन है वो प्रो विटामिन डी के साथ मिल करके, कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल करके अल्टीमेटली क्या होगा, जाएगा और प्रो विटामिन डी जाएगी लीवर में, और लीवर में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी इसमें विटामिन डी में। यस, अब आपको दो चीज समझ में आ गया कि हालांकि इस टॉपिक से अलग हट की बातें हैं, विटामिन डी अच्छी चीज है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि सनबाथ लीजिएगा, धूप में बैठिएगा थोड़े समय के लिए, ओके, जितने समय आप लोग इजीली बैठ सकते हैं। टोटली हर समय कमरों के अंदर बंद रहना वो थोड़ी समस्या कर देता है। अच्छा, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात, जिस चीज को हम सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है वो इतना बुरा भी नहीं है। तीसरी बात, हम आजकल कह रहे थे बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन के चक्कर में पागल हो गए हैं, लेकिन रिमेंबर बायोलॉजी कहती है कि द ब्लैक इज ब्यूटीफुल। ब्लैक की मेलानिन की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छी होगी, स्किन में अच्छी होगी, तो क्या होगा, विटामिन डी ज्यादा अच्छी बनेगी, और जब विटामिन डी अच्छी बनेगी तो क्या होगा, आपकी हड्डियां और आपके जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कहते हैं कि हमारे जो मेडिटेरेनियन लाइन्स हैं, मेडिटेरेनियन में बात करें आप लोग भूमध्य रेखा, इसको हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, इक्वेटर जो है बीच का, तो इस भूमध्य रेखा के आसपास जो कंट्रीज हैं, जितने भी आपने स्पोर्ट्समैन देखे हैं, एथलीट्स देखे हैं, उन एथलीट्स में मोस्ट ऑफ द एथलीट्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया। आपने देखे काले काले युगांडा के, और आपके यूसेन बोल्ट वगैरह नाम सुना होगा आपने, और उससे पहले माइकल जॉनसन वगैरह काले जो आए हैं वो सब ब्लैक्स होते हैं, निग्रोज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशन है कि उनकी जो स्किन है, जो काला रंग है, वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो जो गर्मी वहां पड़ रही है, जो धूप वहां तेज है, उसका उन्हें नेचर ने फायदा दे दिया। ओके, तो थोड़ा नुकसान है तो साथ में आपको बोनस मिल गया। क्या छोड़िएगा, तो विटामिन डी आपको समझ गया, इसका भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। यहाँ बात करें स्टीरॉयड हार्मोन, यस, स्टीरॉयड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये सारे सारे जो है डेराइव्ड फैट्स में से आते हैं, लेकिन जो इंसुलिन है, इंसुलिन का कहीं कोई लेना देना नहीं होता फैट से, बिकॉज स्ट्रक्चरली इंसुलिन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। आप जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो नॉर्मली 4 या 5 कैटेगरीज पढ़ेंगे जिनसे कि हार्मोन्स बने होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो बेसिकली किससे बनेगा, प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स मिलकर के बनेगा, बाकी फैट से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जितने भी आपके स्टेरॉइड्स हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वहां से निकलने वाले हार्मोन हैं, गोनेडियल हार्मोन्स हैं, ये सारे सारे क्या होंगे, फैट से डेरिवेटिव्स होंगे। क्या छोड़िएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, हम आता सॉल्व करते आ रहे हैं। द आंसर वुड बी यस, इंसुलिन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12। यस यस, इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं, पेयर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड विथ नॉन इसेंशियल यस अमीनो एसिड। क्या होगा, पहले नंबर पर देखिएगा, जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है इसमें, इट इज लाइसिन एंड ल्यूसीन, लाइसिन एंड ल्यूसीन। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है यहां ले लेते हैं, इट इज मिथ्योनाइन एंड फिनाइल, मिथ्योनाइन एंड फिनाइल एलेनिन। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज वेलाइन एंड टायरोसिन, वेलाइन एंड टायरोसिन, यस। चौथा जो आंसर दिया हुआ है डी, ये है इसमें एलेनिन एंड सिस्टीन, एलेनिन एंड सिस्टीन, यस। फटाफट देखिए, मैं आपको जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूला से कीजिए, थोड़ा सा आपको मैं स्पेस दे देता हूं जिससे कि आप उसको सॉल्व कर पाए। जब तक हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एमयू में कभी पूछा गया था, इट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर exhibit by hemoglobin,
कौन सी होगी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टर्शरी स्ट्रक्चर होगी, अभी जस्ट बताया था आपको, और देखिए गलती कहां होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगी, या ऑल ऑफ ये सारी स्ट्रक्चर्स होंगी। क्वेश्चन है अच्छा, आप तुरंत जाते तो किसी पे आंसर मारते, और मैं जानता हूं कि 99% आप गलत होते। आगे आता है, यस यस, ये बड़ा अच्छा सवाल है, एंड ये चिपर पहले हुआ करता था, वहां से है, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, एंजाइम प्रोटीन, आपको मालूम है ना कि प्रोटीन एंजाइम जो है प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, तो कौन सा लेवल हो सकता है जिसमें वो लेके चलता है? नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर सी टर्शरी, नंबर 4 डी क्वाटरनरी। यस, कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू अमीनो एसिड। ओके, यहां इसमें आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दे रखी है, और वो आपसे पूछेगा कि ये स्ट्रक्चर कौन सा अमीनो एसिड की है। दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर क्या दे रखी है, वो थोड़ा सा मॉल्ड कर देते हैं इसको। यस, ओके, एंड ये आपको कोई स्ट्रक्चर दी हुई है अमीनो एसिड की, आपको पूछेगा कि इसका नाम बताइए, क्या नाम है इसका। हाँ, तो यहां पर लेकर के चलता है, इट इज क्या ये ग्लाइसिन है, या ये लाइसिन है, या ये वेलाइन है, या ये आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन। हाँ, बताइएगा। चलिए, तो ये अभी मैं आपको 5 और क्वेश्चंस दिए, इन क्वेश्चंस में से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं। ये चलो, पर आप अपना दिमाग लगाइए, अपने आप कीजिए, तब मैं कुछ क्वेश्चंस और नोट करता हूं, फिर फटाफट उनको सॉल्व करते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूं इसमें से। नाउ वी मूव टुवर्ड्स फ्यू मोर क्वेश्चंस। जब तक टाइम है फटाफट क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट टेस्ट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा हो सके। मैं इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन जानबूझ कर नहीं डाले हैं, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, आते बहुत हैं आजकल, ठीक है। स्ट्रक्चर, ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, पिक अप द एरोमेटिक एमिनो एसिड। सिंपल समझ लीजिए, अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन सा है, इसको आपको छांट करके बताना है, जिसमें से एक आपको देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, ये लिखता है, बस क्या है मुझे नहीं मालूम, समझ जाइए इसको। दूसरा कहता है, तीसरा कहता है ILE, और चौथा कहता है आपसे TYR। ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से छांट कर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बात करें। द रॉन्ग स्टेटमेंट, pick the wrong statement, जैसे
इसके अंदर दिया है आपको यूरेसिल इज अ pyrimidine base. Uracil is a pyrimidine base. दूसरा आपसे बात करता है कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तीसरा आपसे कहता है सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीसैकेराइड. सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीसैकेराइड. पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे सब सेंस को. चौथा कहता है कि ग्लाइसिन हैविंग सल्फर. ग्लाइसिन हैविंग, ये अमीनो एसिड्स को अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी तरह समझिएगा. हो सकता है कि मैंने कुछ चीजें आपको ना बता पाया हूँ, लेकिन जो क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स का है उसको बहुत डिटेल में ले जाइए. ग्लाइसिन हैविंग सल्फर, शॉर्ट में लिख दिया. ओके, आगे लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18. अभी हम कोशिश करते हैं कि 20 क्वेश्चन अगर अटक जाते हैं तो फिर वहीं पर इसको रोक देंगे. तो छोटा वाला कोई लेके चलते हैं क्वेश्चंस. यस, विटामिन निकोटिनामाइड. यस, एक विटामिन होती है, ये विटामिन भी आप लोग डाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़नी थी आपको. निकोटिनामाइड is synthesized by which amino acid. कुछ अमीनो एसिड है जिससे निकोटिनामाइड बनती है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट आउट करनी है. ऑप्शन दे रखा है इसमें. ऑप्शन ए इट इज वही तरीका TYR. ऑप्शन बी इट इज TRP. इसके बाद में ऑप्शन सी इट इज VAL. ऑप्शन डी इट इज ओके फिनाइल एलानिन. फिनाइल एलानिन. ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है. फटाफट 2 क्वेश्चन और लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. इट इज एक रिएक्शन आपको दी हुई है, एंजाइम से रिलेटेड है. इट इज DHAP एरो 3PG फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. वैसे उसमें पूरा लिखा होता है कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एरो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. ये जो रिएक्शन है, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल इस किस कैटेगरी का एंजाइम यहां पर यूज हो रहा है, जिसमें ये लिख चल रहे हैं कि इट इज आइसोमरेज. आइसोमरेज या ये लिगेज है, LIGASE लिगेज, या ये लाइगेज है, LYSES लाइगेज, या फिर ये हाइड्रोलेज है, हाइड्रोलेज. ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग को कहीं और ले लेते हैं. इट इज क्वेश्चन ओके. ये कहता है कि फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, शॉर्ट लिख देता हूं, एक्शन is influenced या affected by influenced by option A enzyme, option B product, option C substrate, and option D it is any external factor. Yes, एक
क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन 21 ये आपसे पूछ रहा है कि ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड pH कौन सा होगा। 4 तरह के ग्राफ दे रखे हैं, मैं बहुत ब्रीफ बना देता हूं आपको। एक जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दे दिया आपको, ये है ऑप्शन, ऑप्शन बी है। इस तरह कोई क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो ग्राफ है आपको मालूम नहीं, ये वाला जो है ये वेलोसिटी के लिए है और नीचे वाले में जो है कुछ अलग ले सकता है डायमेंशन, लिखा नहीं है वरना तो आंसर पकड़ लेंगे। एक ये ग्राफ का पैटर्न है, सी जो है द ग्राफ पैटर्न इज ऑफ दिस टाइप एंड डी इज ओके। तो अभी मैं यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चंस लिए, जिसमें से 10 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, 11 फटाफट लेके चलते हैं एक तरह से। अब जरा ध्यान दीजिए, पेयर ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इनमें से कौन से अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम लोग एसेंशियल की कैटेगरी में लेकर के चलेंगे। तो वही मैं आपको बताया था, आपको फॉर्मूला हिल एमटीवी टैप वाला, उसके बेस पर आप फटाफट देख लीजिएगा। तो जो इधर है और इधर है दोनों डिफरेंट होने चाहिए। देखिए ल्यूसीन और लाइसिन उसमें आते हैं तो डेफिनेटली ये तो उसमें नहीं आएगा। HILL जो होता है वो ल्यूसीन और लाइसिन का ही होता है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर। मिथ्योनिन एंड फिनाइल एलेनिन, अब जरा ध्यान दीजिए, मिथ्योनिन तो उसमें आता है लेकिन फिनाइल डेफिनेटली इट मे बी द आंसर। और देख लेते हैं, यहां पर वेलाइन आ गया और टायरोसिन आ गया, तो एमटीबी वाला भी हो गया और ये टायरोसिन भी उसी में आता है। वो एमटीबी तो जो टीबी वाला टी था उसमें टायरोसिन आएगा, तो सही कर लीजिए, दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए। यहां लेके चलते हैं एलेनिन और सिस्टीन, तो एलेनिन जो है ये दोनों के दोनों नॉन एसेंशियल कैटेगरी के हैं, इसीलिए आंसर नहीं होगा। तो मिथ्योनिन जो है एसेंशियल है और दूसरी तरफ जो बात कर रहे थे फिनाइल एलेनिन नॉन एसेंशियल है, इसीलिए दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रोटीन स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाय द हीमोग्लोबिन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफी अच्छा लगा है। इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए वैसे तो मालूम है आपको कि जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, दैट्स द फैक्ट। लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनने से पहले उसमें क्या होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी एग्जिबिट करेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें अल्फा हेलिक्स टाइप जो स्ट्रक्चर बनती है, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर बनेंगी, ये क्या हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैं आपको बताया था कि इसकी कॉइलिंग हो जाती है, ये बन गई क्या आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर, जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी इसकी। नॉर्मली हीमोग्लोबिन के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि हीम होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप और साथ में ग्लोबिन प्रोटीन होती है। एक ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा यानी अल्फा 1 अल्फा 2 और फिर बीटा 1 बीटा 2 इस तरह से करते हुए, क्लियर। तो वो जो है हाईली क्वाइड हो जाएंगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इट विल एग्जिबिट ऑल 3 स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी को छोड़ करके सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी सारे स्ट्रक्चर दिखाएंगी, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। एम्स का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सीरियसली लेके चलिएगा। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है द स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द एंजाइम प्रोटीन। याद रखिएगा कि एंजाइम की जो प्रोटीन्स होती हैं वो नॉर्मली टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं। यस, अगर इससे कम का स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो अल्टीमेटली वो काम नहीं करेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम की प्रोटीन्स और उनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। अगर आपने कल छूट गया था एक टॉपिक तो आप चाहे इसको समझ लीजिएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बात करता है कि दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू अमीनो एसिड। यस, ये अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं अमीनो एसिड्स के ऊपर। तो यहां आप जैसे देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है, क्योंकि देखिए अमूमन आपने अब तक जो पढ़ा है वो कहते हैं आपकी ये NH2 ग्रुप है, ये कार्बन है, ये COOH, एक तरफ अमीनो एक तरफ एसिड, इसलिए अमीनो एसिड बन गया।
ठीक है ना, इधर की तरफ ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो सब में होती ही होती है। इसी स्ट्रक्चर को इसने मॉडिफाइड करके इस तरह से कर दिया है। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सिंपल टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। एंड और ये सिंपल टाइप जो अमीनो एसिड होती है इट इज ग्लाइसिन। मैंने आपको बताया भी था ग्लाइसिन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो यही कि सिंपलेस्ट है, दूसरा यही कि ये सिमेट्री इसकी देखिएगा ये सिमेट्रिकल है, बाकी जितनी भी अमीनो एसिड्स होती हैं वो एसिमेट्रिकल होती हैं। ओके, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो गया इट इज ग्लाइसिन। आगे पहुंचते हैं, पिक द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में ये बात कर रहा है आपसे तो ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन को बहुत अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। ये तो यहां पर आपको कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये एरोमेटिक है, ये सिंपल बहुत सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमीनो एसिड है। ओके, तो एक सेकेंड। ओके, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हम लोग शायद 16 या 17 तारीख में पढ़े होंगे, तो वहां पर आप ये चीज देखे होंगे कि एरोमेटिक में फिनाइल एलेनिन, इसको तो आप दूर से पकड़ लेंगे क्योंकि फिनाइल ग्रुप उसमें लगा हुआ है। फिनाइल का मतलब आप समझ भी रहे हैं, तो बेंजीन डेरिवेटिव हुआ, तो फिनाइल एलेनिन उस कैटेगरी में आएगा। फिर ट्रिप्टोफैन उसमें आएगा। मैं आपको बताया था ट्रिप्टोफैन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और प्रोडक्ट मतलब है हमारे बॉडी के केमिकल्स बनते हैं। और उसके अलावा एक और आता है टायरोसिन। यस, टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको कि उससे बहुत सारे यहाँ कहां गया, इसमें आ जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन। सो दिस विल बी द आंसर। बाकी इनके एलिबरेशन वगैरह भी आप लोग देख लीजिएगा, 20 हैं, तो कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब GLY मतलब ग्लाइसिन है, B फॉर वेलाइन है, IAA मतलब आइसोल्यूसिन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बहुत जरूरी चीज, ये नॉट और रॉन्ग वाले क्वेश्चंस पहले से गलत हो जाते हैं। कारण क्यों? कि हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं उसको जो है। यूरेसिल इज अ पिरामिडल बेस, बिल्कुल सही बात है। पिरामिडल 3 तरह का आपको मैंने बताया था। पिरामिडल क्या होता है? नॉर्मली ये जो आपका स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर नॉर्मली आपके शायद 2 वो होते हैं नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं, इसको पिरामिडल रिंग बोलते हैं। पिरामिडल रिंग याद आ रहा होगा आपको इस तरह का कुछ। ओके, तो ये 3 तरह के मैंने आपको बताया था, साइटोसिन, यूरेसिल, या यूरेसिल की जगह पर क्या होता है? थायमीन होती है। तो क्या पूछा था? यूरेसिल इज अ पिरामिडल रिंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये तो मैंने आपको रटा दिया है कि आप याद रखिएगा, सबको भूल जाइए, केवल याद रखिए सुक्रोज और जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको दिमाग में सेट कर लें, वो सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, बाकी क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, सेलुलोज होमोपॉलीसैकेराइड है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब के सब होमोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में, तो ये भी सही है। तो सीधी सी बात तो ये हो गई कि ये आंसर जो है, कुछ नहीं जानते तब भी ये वाला आंसर आपको निकल आया। ठीक है, अब दूसरी तरफ लेके चलते हैं। सल्फर कंटेनिंग में मैं आपको 2 अमीनो एसिड बताया था, एक तो मिथ्योनिन और दूसरी सिस्टीन। याद रखिएगा, सिस्टीन और मिथ्योनिन। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए दिस विल बी द आंसर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 18। Vitamin nicotinamide is synthesized by which amino acid? विटामिन निकोटिनामाइड के बारे में बात कर रहा है। निकोटिनामाइड, अब आपने एक टॉपिक विटामिन्स का, वैसे तो इसी के अंदर इंक्लूड है, लेकिन अभी क्या है, इसको उठा करके हम लोग डाइजेशन वाले टॉपिक में रख दिए हैं। यहां पर ये बात कर रहा है निकोटिनामाइड के बारे में। यस, तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ओके, ये जो है ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है, टायरोसिन होना चाहिए। ओके, ठीक। होता क्या है समझ लीजिएगा, विटामिन आप जब पढ़ते हैं, कल भी मैं आपको ये वाली बात का जिक्र किया था जब हम लोग एंजाइम पढ़ रहे थे, तो जब आपने बताया था कि एंजाइम के साथ में जो कोफैक्टर्स बन जाता है, तो को एंजाइम पार्ट जो है उसमें आपने बताया या तो वो मेटालिक एक्टिवेटर्स होंगे जिन्हें मेटालो एंजाइम्स कह देते हैं, या दूसरे जो होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और उसमें क्या होगा, वो या तो हाइड्रोजन वाले वो हो सकते हैं। तो उसको 2 कैटेगरी में कल हम लोग डिवाइड किए थे। एक तो था
जो हाइड्रोजन आयन का कैरियर के तौर पर काम करेगा। उसमें हम लोग कहा था कि जब एनएडी को कन्वर्ट करने वाले ना, एनएडी को NAD2H में, तो वहां आपने रखे थे निकोटिनामाइड यानी विटामिन B5 आएगा। ओके, इनके नाम सीक्वेंस में याद रखिएगा, राइबिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन। ओके, B1 B2 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12। ओके, और B15 भी जो नॉर्मली नहीं पूछते हैं। खैर फिलहाल टाइम कम है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि निकोटिनामाइड यानी विटामिन, इसको B5 करके भी अगर लिख देता तो भी आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ते। अल्टीमेटली आपको मालूम होना चाहिए दिस विल बी द आंसर। ये याद रखने की चीजें हैं। ओके, आगे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपने ग्लाइकोलिसिस में या फोटोसिंथेसिस में जो रिवर्स ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था वहां पढ़ी होगी। याद कीजिएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। यहां तक तो ये हेक्सोज शुगर चल रही है। इसके बाद में हेक्सोज शुगर स्प्लिट हो जाती है दो फॉर्म्स में, जहां पर एंजाइम एल्डोलेज काम करेगा और अल्टीमेटली DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और 3PGAL। क्लियर? अब इंटरनल कन्वर्जिबल है, तो यहां क्या है, ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के आइसोमर है। तो यहां पर एंजाइम कौन सा काम करेगा? आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। यस, जब आप दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, दोनों के फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा। इस वजह से क्या है, यहां पर एंजाइम जो काम कर रहा है इट विल बी आइसोमरेज एंजाइम। नेक्स्ट लेके चल रहे हैं कि फीडबैक इनहिबिशन। ये कल मैंने आपको बताया था, बस 2 मिनट। तो ये फीडबैक इनहिबिशन जो है, ये मैं आपको जब इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्शन डिस्कस कर रहा था तो 3 टेक्निक्स बताई थी आपको, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तीसरा जो था एलोस्टैटिक मॉड्यूलेशन था। एलोस्टैटिक मॉड्यूलेशन को ही फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। थोड़ा सा आपको अगर याद आ रहा हो, मैंने बताया था कि ये एंजाइम है और एंजाइम के पीछे की तरफ यहां आकर के इसकी एलोस्टेरिक साइड पर प्रोडक्ट लग जाता है। जब प्रोडक्ट को हम लोग वहां से हटाएंगे नहीं, होता है ना, और अल्टीमेटली क्या होगा, इस एंजाइम की शेप जो है वो ये डिस्टॉर्टेड कर देगा, होता है ना, अगर आपको याद आ रहा हो। इस तरह से क्या है कि प्रोसेस जो है, एंजाइम एक तरह से एंगेज हो गया। एंगेज का मतलब है उसकी शेप डिस्टर्ब हो गई, सबस्ट्रेट जो उसका नेचुरल सबस्ट्रेट है उससे जुड़ेगा नहीं, तो क्या होगा, आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन जो है इट इज इफेक्टेड बाय प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। इसकी साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ओके, बाकी सबस्ट्रेट वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में पूछ रहा है ये ग्राफ किस चीज का है, ठीक है ना। आपको मालूम हो, कल मैंने स्पेशली डिस्कस किया था 2 पॉइंट्स के ऊपर। एक तो आपको बताया था कि माइकलिस मेंटन, मैं क्वेश्चन लाया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे कभी देखेंगे, वो भी काफी अच्छा टॉपिक है, Vmax वाला, Km वैल्यू वाला। यहां हम बात कर रहे थे कि इनमें से ग्राफ कौन सा है, चाहे वो पीएच के बारे में बात करे, चाहे वो बात करे व्हाट यू से फॉर दैट टेम्परेचर के बारे में बात करे, यस, सबस्ट्रेट को छोड़ करके। तो इन दोनों में स्पेशली पीएच एंड टेम्परेचर को तो याद रखिएगा, बेल शेप ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। बेल शेप ग्राफ मिलेगा जो ये कहता है कि इनिशियली यहां पर एक ऑप्टिमम मिल जाता है। ऑप्टिमम मिलने से क्या है, यहां पर द पीक होगा, पीक का मतलब है द बेस्ट रिएक्शन होगी। इससे कम अगर होगा तो भी इसका जो है स्लो होना शुरू हो जाएगी रिएक्शन। इसके ज्यादा अगर हम लोग टेम्परेचर या पीएच बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। हालांकि पीएच का जो ग्राफ है वो एंजाइम स्पेसिफिक होता है। ओके, चलिए, तो यहां पर ये रहा। दूसरा, अगर सबस्ट्रेट से रिलेटेड होता तो वहां पर आता है माइकलिस मेंटन वाला, जिसमें हम लोग Vmax लेकर के चलते हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला ग्राफ होता। तो फिर फॉर दिस क्वेश्चन द ग्राफ विल बी दिस वन, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ जो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चंस छांट करके लाए। डिफरेंट पैटर्न्स के थे, जिस तरह के कॉम्पिटिशंस में आते हैं, जिससे कि आभास हो सके आपको कि वास्तव में पूछा क्या जाता है। ईमानदारी से आप लोगों ने किया होगा इसको, मैं उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं आपको बीच में स्पेस भी देता रहा। तो आपने क्या स्कोर किया क्वेश्चन 21 क्वेश्चंस में से, चाहे तो आप इस पे कमेंट सेक्शन में लिख करके डाल सकते हैं। बाकी मेरा आपसे वही निवेदन बार बार है कि पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा रिवीजन और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।